वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें टोटल आपका 100 प्रश्न है। सभी प्रश्न है जो बिल्कुल नया सिलेबस के अनुसार है फ्रेंड्स, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दिया, क्योंकि इस पर आप कंटिन्यू वीडियो जाएगा फ्रेंड्स। और इस चैनल पर आपको नई नई जो बहाली आते हैं उससे संबंधित और पढ़ाई से संबंधित वीडियो आप लोग को प्रत्येक दिन देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कीजिएगा, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने गेस करते चलेगा। लिली लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ठीक है, लिली। तो पहला का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिर्फ लिली का रहा तो फ्रांस का हो जाएगा। वहीं अगर जो देखा जाए फ्रेंड्स आपका बांग्लादेश का क्या है, देखिए सिर्फ लिली रहेगा तो फ्रांस का हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर बांग्लादेश का कहेगा तो वाटर लिली हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इटली के कहे तो सफ़ेद लिली हो जाएगा। और कनाडा का कहे फ्रेंड्स तो कनाडा का क्या होता है? मैपल लीफ होता है वहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह। तो इस तरह से सभी को याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तभी क्वेश्चन आप पकड़ पाएंगे। तो आज का पहला सवाल था लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इटली का कहेगा तो सफ़ेद लिली, बांग्लादेश का कहेगा तो वाटर लिली, और कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो मैपल लीफ इसका होता है। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा। दूसरा नंबर सवाल आप लोग के सामने है, पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? दूसरा नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स केवला देवघाना नेशनल पार्क। केवला देवघाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि केवला देवघाना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो देखिए राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित ये केवला देवघाना नेशनल पार्क है, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा केवला देवघाना नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में कहाँ? तो भरतपुर जिले में पड़ता है। तीसरा नंबर सवाल है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 3 नंबर सवाल का? चलिए गेस करते चलिए आप लोग, फिर इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल कैसा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 मई को। ये सब प्रश्न फ्रेंड्स आपका जो मैं क्रैश कोर्स दिया हूँ उसमें सारा प्रश्न जितना मैं पढ़ रहा हूँ सब आपको देखने को मिल जाएगा। जो स्टूडेंट क्रैश कोर्स अभी तक नहीं खरीदे हैं तो 150 रुपया में 20,000 क्वेश्चन का PDF अभी से एग्जाम तक दिया जाएगा फ्रेंड्स। मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। तो जो नहीं खरीदे हैं तो 150 रुपये में क्रैश कोर्स जरूर खरीदें। क्रैश कोर्स खरीदने के लिए फ्रेंड्स आप इस नंबर पर संपर्क करिएगा 83 40 250 और कितना 242। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और ये सभी प्रश्न आपको PDF में वहाँ मिल जाएगा। तो 3 नंबर सवाल है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 का करेक्ट आंसर होगा 8 मई को क्या है विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है कभी कभी, तो आप लोग याद रखिएगा रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ पड़ता है? ये जिनेवा में पड़ता है। ठीक है, तो 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चौथा नंबर सवाल आपका है, चौथा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है? तो 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 263 इससे संबंधित है। ये सारा प्रश्न आपको PDF में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जो टॉपिक वाइज बनाया हूँ अनुच्छेद से संबंधित, उसमें अनुच्छेद सारा अनुच्छेद ये सब दिया हुआ है। तो जो अभी क्रैश कोर्स मैं यही कहूँगा जो नहीं खरीदे हो क्रैश कोर्स को जरूर खरीद लें। चलिए, तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 263। 5वां नंबर सवाल आपका सामने है। 5वां नंबर सवाल है ट्रांसलेट इनटू हिंदी द वर्क इज नॉट ईजी टू फिनिश। इसी तरह से आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल में मिक्स करके प्रश्न आएगा, कहीं अंग्रेजी से रहेगा, हिंदी से रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, काम समाप्त करना आसान नहीं है, द वर्क इज नॉट ईजी टू फिनिश। 6ठा नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं? 6 का जो करेक्ट आंसर वो गेस करते चलिएगा। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स PN भागवती, इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल को देखिए। 7वां नंबर सवाल आपका है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार है जो आपका ये रिपीट होते रहता है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर आप लोग को पता होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा कितना? 22। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल है जो फ्रेंड्स आपका 22 भाषाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता था, याद रखिएगा। सिंधी भाषा कब? 1967 में
जोड़ा गया था और 21वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल 7 नंबर हो गया। 8 नंबर सवाल को देखिए। 8 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, सबको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार है जो आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वही मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो ये सोवियत संघ रूस से लिया गया है। तो इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोग क्लियर रखिएगा, इससे एक प्रश्न आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। 9 नंबर सवाल को देखिए। 9 नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली पीसी वास्तव में है, तो पीसी क्या है। 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए होगा, माइक्रो कंप्यूटर है पीसी, आप लोग जानते होंगे माइक्रो कंप्यूटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स मेरा जो क्रैश कोर्स का पीडीएफ उसमें क्वेश्चन। तो चलिए 10 नंबर सवाल का, हिमालय जो कैसा पर्वत है फ्रेंड्स, आप लोग एक क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हिमालय एक नवीन पर्वत इसे कहा जाता है या मुर्दार पर्वत भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हिमाद्री। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है फ्रेंड्स, तो इसे हिमाद्री कहा जाता है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए हिमाद्री रहेगा फ्रेंड्स, कहीं कहीं वृहत हिमालय रहेगा, तो आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है, तो इसे वृहत हिमालय इसको कहा जाता है या तो हिमाद्री कहा जाता है। इसका अगर पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो इसका मैं पीडीएफ आपका जो आपका पेड ग्रुप है उसमें मैं डाल दूंगा आप लोग के लिए। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है पृथ्वी का 11 नंबर सवाल है कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है। 11 का करेक्ट आंसर फटाफट गेस करते चलिएगा। ये प्रशांत महासागर में है फ्रेंड्स। ठीक है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जिसे क्या कहते हैं, मेरियाना गर्त कहते हैं। ठीक है, जो मेरियाना गर्त है जो कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो आपका प्रशांत महासागर में आपका पड़ता है। ठीक है, और इसका अगर जो देखा जाए फ्रेंड्स आपका जो गहराई देखा जाए तो समुद्र तल से इसका देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका है 11,022 मीटर है। ठीक है, मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में है, जो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, इसकी अगर जो गहराई देखी जाए फ्रेंड्स तो समुद्र तल से कितना है, तो 1122 मीटर है, यानी कि 11 किलोमीटर समथिंग। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 नंबर सवाल आपका है कि भूकंप के अंतर्गत भूपरपट्टी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है क्या कहलाता है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको मेरा पीडीएफ में देखने को मिलेगा। तो भूकंप के भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है, तो इसका करेक्ट उसको क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं उसे, उद्गम केंद्र कहते हैं। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि काकरपारा 13 नंबर सवाल है, काकरपारा भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यह किस राज्य में स्थित है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर है गुजरात में पड़ता है। 14 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल का विभाजन की घोषणा किया गया था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था फ्रेंड्स, गेस कर लिए होंगे आप लोग, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1905 ईस्वी में आपका बंगाल विभाजन किया गया था। 19 जुलाई 1905 को ये किया गया था फ्रेंड्स। देखिए इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछता है कि एक तो कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 19 जुलाई 1905 को एक घोषणा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसको लागू किया गया कितना, तो 16 अक्टूबर, डेट याद रखिएगा। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 में यह बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 14 नंबर सवाल हो गया फ्रेंड्स। 15 नंबर सवाल को देखिए। 15 नंबर सवाल आपका है कि नील आंदोलन कहाँ हुआ था। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ये बंगाल में हुआ था। ठीक है, नील आंदोलन लगभग आपका 1859 से 60 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इस आंदोलन का नेतृत्व दिगंबर विश्वास तथा कौन किए थे, विष्णु विश्वास के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तिनकठिया पत्ती आप लोग को याद होगा फ्रेंड्स, तिनकठिया पत्ती जो नील की खेती होती थी का विरोध महात्मा गांधी द्वारा 1917 में चंपारण सत्याग्रह द्वारा किया गया था। ये नील आंदोलन है, उससे रिलेटेड है। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बंगाल में हुआ था। 16 नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। इसके पहले मैं महात्मा गांधी से संबंधित जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था कि ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में करो या मरो का नारा दिया गया था। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स।
अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 8 अगस्त को तो घोषणा हुआ था फ्रेंड्स, लेकिन 9 अगस्त को पूरा सभी जगह ये आंदोलन की बिगुल फूंक दिया गया था। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया गया था, तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 7 दिसंबर 1941 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया गया था, तो 7 दिसंबर 1941 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आपका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज की पृष्ठभूमि किस रंग का है। 18 का करेक्ट आंसर होगा कैसा है, तो ये हल्का नीला है, यानी कि 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 देखिए मैथमेटिक्स का सोल्यूशन इसमें मैं नहीं दे पाऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन जो सिंपल उसको देख सकते हैं। यहाँ पर है फ्रेंड्स, डी मार्गन नियम से ए यूनियन बी है यहाँ पर दिया हुआ, तो क्या इसका पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 19 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह से देखिए यहाँ पर है कि दिए गए ए बराबर कितना है, 5, 10, 15, 20 है, बी बराबर 10, 20, 30, 40 है, तो ए यूनियन बी का सेट निकाले। तो इसमें क्या होता है ए यूनियन बी में फ्रेंड्स कि दोनों में जो कॉमन होता है उसे लिख लेते हैं, और बाकी जो नहीं रहता है बी वाला उसको इसमें भी इंक्लूड कर देते हैं। इसका देखिए क्या करेक्ट आंसर है, तो देखिए 5 तो होगा उसमें, 10, 15, 20, तो 5, 10, 15, 20 और फिर इसमें से क्या ले लेगा 30, 40, यानी इसका करेक्ट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह से बना लेगा। ए यूनियन बी में पहले 10th क्लास में पढ़ना रहता था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखिए, 21 नंबर सवाल आपका है कि संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो इसको क्या कहते हैं, गोधूली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपका, मीराबाई किस काल की कवियत्री थी। ठीक है फ्रेंड्स, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो कवियत्री होता है। हो सकता है क्वेश्चन आपको पूछा जाए बिहार पुलिस में। तो मीराबाई किस काल की थी, तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भक्ति काल की थी। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 में सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है। 23 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया था सदाचार की ताबीज। अगला 24 नंबर सवाल को देखिए। 24 नंबर सवाल आपका है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स 24 का, तो 24 का करेक्ट आंसर गेस करिए, तो ये हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, आपका यूएनडीपी के द्वारा होता है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखिए। 25 नंबर सवाल आपका है महालनोबिस समिति संबंधित है। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय से है। याद रखिए, महालनोबिस समिति का जो संबंध है फ्रेंड्स किससे है, तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। देखिए समिति से संबंधित मैं सारा पीडीएफ दे दिया हूँ फ्रेंड्स, पीडीएफ जो क्रैश कोर्स है उसमें सभी संपत्ति जैसे सरकार या समिति का किससे संबंध है, तो केंद्र और राज्य से है फ्रेंड्स। उसी तरह से जो भी जैसे कि मल्होत्रा समिति का किससे संबंधित है, तो बीमा सुधार क्षेत्र से है। तो इस तरह का एक मैं जो क्रैश कोर्स में दिया हूँ फ्रेंड्स, उसमें टॉपिक वाइज में मैं दे दिया हूँ। चलिए 26 नंबर सवाल को देखिए। 26 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक भेड़ की नस्ल है, तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी शाहवादी एक भेड़ का नस्ल है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है, इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है फ्रेंड्स। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस करते चलिएगा आप लोग, तभी आपका तैयारी का लेवल पता चलेगा कितना क्वेश्चन आपका सही कर पाते हैं। तो 27 का करेक्ट है, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल देखिए। 28 नंबर सवाल आपका है कि मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है, तो मुख से कौन सा टाइलिन निकलती है, टाइलिन है जो किसका पाचन करती है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए स्टार्च का करता है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैप्सूल का जो बाहरी आवरण है किसका बना होता है, तो वो स्टार्च का ही बना होता है। और मोती और अंडा का जो बाहरी आवरण होता है किसका बना होता है फ्रेंड्स, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, सभी याद रखिएगा। तो मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करता है, तो स्टार्च का करता है। कैप्सूल जो हम लोग खाते हैं उसका बाहरी आवरण भी स्टार्च का बना होता है, जबकि मोती और अंडा का बाहरी आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। 29 नंबर बरसात की बूंदों के गोलाकार होने का कारण क्या है, तो 29 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस करिए। 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव। देखिए आप लोग रिस्पॉन्ड करिएगा तो मैं प्रत्येक दिन आप लोग को प्रैक्टिस सेट दूंगा, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आते हैं फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग वीडियो को दबा करके शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट को में ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बरसात की बूंदों के गोलाकार होने का कारण पृष्ठ तनाव है। 30 नंबर प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, सॉरी किस कांच पूछा जा रहा है ना, तो चलिए गेस करिए 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पायरेक्स कांच का निर्माण आपका है जो प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किया जाता है, प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है।
31 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशिक सदृश है। 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव है जो आपका रमन प्रभाव के प्रकाशिक सदृश है। 32 नंबर सवाल को देखिए। 32 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व अम्ल, क्षार संतुलन, जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं की कार्यकी में मदद करता है। कौन सा खनिज तत्व अम्ल, क्षार संतुलन, जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं की कार्यकी में मदद करता है। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सोडियम है। ठीक है फ्रेंड्स। 33 नंबर सवाल देखिए। 33 नंबर सवाल आपका कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। तो 33 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस करें। 33 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा, ये क्या होता है, द्रव रहता है, लिक्विड रहता है ना। तो गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस क्या होता है, द्रव होता है। एलपीजी आप सुनेंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें जो गंध के लिए डाला जाता है फ्रेंड्स, मिथाइल मरकैप्टन डाला जाता है। याद रखिएगा, जो गंध होता है ना, गैस लीकेज होता है तो उसमें जो रहता है डाला हुआ, जो हम लोग को गंध महसूस होता है, उसमें क्या होता है, मिथाइल मरकैप्टन होता है। मरकैप्टन याद रखिएगा। मरकैप्टन अगर जो नहीं डाला रहेगा गैस में तो कितने आदमी मर जाएंगे, क्योंकि गैस रिसाव का पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से याद रखिएगा। तो एलपीजी में जो गंध निकलता है उसमें क्या रहता है, मिथाइल मरकैप्टन, याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर सवाल हो गया। 34 नंबर सवाल देखिए आपका अंग्रेजी से है फ्रेंड्स। ठीक है, 34 नंबर सवाल है, द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ट द थिंग दे डिड सो सिंस हैव वाज द किंग द एबव स्टेंजा वाज टेकन फ्रॉम। कहाँ से लिया गया है ये वाला। तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर द टेल ऑफ मेलन सिटी से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला 35 नंबर सवाल आपका है। 35 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्राइट प्रीपोजिशन। इसी तरह से अंग्रेजी से सिंपल में प्रश्न आएगा फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन से सेंटो एंटो सेनोनेम एंटोनेम से आएगा। 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 35 का कर रहा है फिल इन दे डिप्राइव्ड हिम एवरीथिंग। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, दे डिप्राइव्ड हिम ऑफ एवरीथिंग। यानी 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें देखिए कौन सा है जो सही लिखा हुआ है, इसमें 3 गलत लिखा हुआ है, 1 सही लिखा हुआ है। तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिसीव। ठीक है फ्रेंड्स, डिसीव मतलब क्या होता है, धोखा देना होता है ना, DECEIV, ये सही लिखा हुआ है, बाकी ये सब है जो आपका गलत लिखा हुआ है। अगला शब्द है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो सबको पता होगा फ्रेंड्स आपका 37 को मेरे ख्याल से। तो दही में पाया जाता है क्या, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इससे एक प्रश्न बिहार पुलिस में आपको जरूर आने वाला है, तो सभी याद रखिएगा। सिट्रिक अम्ल है जो खट्टे फल संतरा में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें, टमाटर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। सिरका में देखा जाए फ्रेंड्स तो एसेटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक हो गया। ठीक है, और नेटल का डंक में होता है जो मैथोनाइक अम्ल होता है। टमाटर में क्या होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। संतरा में बता ही दिए फ्रेंड्स। इमली और अंगूर में क्या होता है, तो टार्टेरिक अम्ल होता है। ठीक है, और सेब में क्या होता है, तो मैलिक अम्ल होता है, मौलिक अम्ल होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट सब लोग याद रखेंगे, इससे एक प्रश्न बिहार पुलिस में आने वाला है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनते हैं, तो सभी को पता होगा 38 का रेटिना पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल को देखिए। 39 नंबर सवाल आपका है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 2:1 का है ना, H2O। ठीक है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 40 नंबर सवाल है कि मेनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है। तो 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना क्या कहलाता है, तो मेनार्की कहलाता है। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स का फ्रेंड्स। ठीक है, इसका सॉल्यूशन इस पर नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें टाइम भी जाएगा फ्रेंड्स, और इसमें लिखने में भी उतना प्रॉब्लम होता है। आंसर मैं बता देता हूँ, 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसमें डी आएगा, सोल्व करिएगा तो। चलिए इसका 42 नंबर सवाल है। 42 नंबर का जो करेक्शन है, इसका PDF कहिएगा फ्रेंड्स, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा आंसर के साथ। 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। 43 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका भी ए आएगा, 40 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं
कि पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है, क्योंकि पायरेक्स क्या होता है। तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है, यही कारण नहीं चटकता है। चलिए 45 नंबर सवाल को देखते हैं। 45 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है। आयोडीन निहित होता है। चलिए इसका जवाब आप लोग सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो थायरैक्सिन हो जाएगा, जो इससे कमी से क्या होता है, घेंगा रोग होता है। 46 नंबर सवाल को देखिए। 46 नंबर सवाल आपका है कि मानव शरीर के रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ग्लाइकोलिपिडिस ये होता है जो मानव शरीर के रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे हमारे शरीर में फ्रेंड्स जो प्रतिरक्षा का काम कौन करता है, तो WBC करता है, सबको पता है। WBC और RBC के बारे में आप लोग को पता होगा ना। WBC वेड वाइट ब्लड कॉर्पुलेसेस और रेड ब्लड कॉर्पुलेसेस। तो इसका जो उम्र काल होता है 3 से 4 दिन होता है, सभी लोग याद रखिएगा। ये WPC का जो उम्र काल होता है, जीवन काल होता है 3 से 4 दिन। वही RBC का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। 47 नंबर सवाल को देखिए। 47 नंबर सवाल है, मेढक की ग्रसिका के म्यूकोसा में पाया जाता है। 47 का, तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, गावलेट कोसा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल को देखते हैं। 47 का सी हो गया। और ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्रिटिकल क्वेश्चन देगा। मेढक की ग्रसिका के म्यूकोसा में पाया जाता है, थोड़ा डीप से क्वेश्चन है, तो इसको क्या कहता है, गावलेट कोसा उसे कहा जाता है। 48 नंबर सवाल को देखिए। 48 नंबर सवाल आपका है कि किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधता निर्भर करती है। तार की किस पर निर्भर करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए फ्रेंड्स, आपका एक पैसेज है, इस तरह से दिया हुआ है फ्रेंड्स। इससे 1-2-3 क्वेश्चन है। आप कितना क्वेश्चन इससे दिया है, इससे 49 से 50, यानी एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अंग्रेजी का। तो इस तरह से पैसेज दिया रहेगा, इसे आपको बनाना रहेगा। एक क्वेश्चन ऐसा बिहार पुलिस में अंग्रेजी से पूछा जाता है। 51 भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स टाइप का है क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 51 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 51 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया गया है, तो महाराष्ट्र में विकसित किया गया है। चलिए 52 नंबर सवाल को देखते हैं। 52 नंबर सवाल आपका है कि भारत की अध्यक्षता में G20 देश की कृषि मुख्य वैज्ञानिक की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो 52 का करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से सबको पता होगा, ये वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52 का सी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर सवाल को देखते हैं। 53 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मेल सही नहीं है। तो 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिर, मध्य प्रदेश बसहोली पेंटिंग, बिहार मार्चा चावल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा चाय, छत्तीसगढ़ नागरी दुबरा चावल भी है। ये फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बसहोली पेंटिंग का संबंध जम्मू कश्मीर से फ्रेंड्स, ना कि आपका मध्य प्रदेश से, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो याद रखिएगा बसहोली पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 54 नंबर सवाल आपका है। 54 नंबर सवाल है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। तो 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी है। अगला सवाल को देखते हैं। 55 नंबर सवाल को देखते हैं। 55 नंबर सवाल आपका है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सब गेस कर लिए होंगे। तो इसका सल्फ्यूरिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जटिल परमाणु नाभिक को सरलतम नाभिकों में तोड़ना क्या कहलाता है। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए आपको पूछा जाएगा बिहार पुलिस में। 56 नंबर सवाल का, ये सब सवाल आपको फ्रेंड्स जो मेरे द्वारा क्रैश कोर्स दिया गया है PDF उसमें मिल जाएगा। जो साइंस का 3600 क्वेश्चन का पैकेज दिया हूँ उसमें साइंस से फालतू नहीं पूछेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी खरीदना चाहते हैं फ्रेंड्स वो जरूर खरीद लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स खरीदने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप संपर्क करके डायरेक्ट खरीद करके अपना व्हाट्सएप पर सारा PDF 15 से 20 हज़ार क्वेश्चन का मंगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जटिल परमाणु नाभिक को सरलता नाभिकों में तोड़ना कहलाता है क्या, तो 56 का करेक्ट आंसर है विखंडन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, विखंडन है फ्रेंड्स, देखिए इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परमाणु बम है जो किस पे काम करता है, तो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। जबकि हाइड्रोजन बम किस पे काम करता है, तो नाभिकीय संलयन पे काम करता है। सभी को पता होगा फ्रेंड्स। ठीक है, सूर्य पे वही प्रक्रिया होता है, नाभिकीय संलयन की होती है। 57 नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा। 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लिफ्ट ए त्वरण, ठीक है, ए ग्रेटर देन जी उससे नीचे जा रही हो, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 57 का सी हो जाएगा।
चलिए 58 नंबर सवाल को देखते हैं। 58 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित रंगों के तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कर रहा है, बढ़ता हुआ, यानी सबसे पहले छोटा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो 58 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस करिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है निम्नलिखित रंगों के तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। तो सबसे पहले 4, यानी कि सबसे बढ़ता हुआ नहीं था, यानी कि 4 होगा, उसके बाद में कम है इससे ज़्यादा किसका, 4 के बाद में हो जाएगा आपका 2 यानी जामुनी की, उसके बाद में हो गया 3 पीला का, उसके बाद में ए नारंगी का। तो निम्नलिखित रंगों की तरह बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे ज़्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स ए नारंगी का है, उसके बाद है जो 3 नंबर पीला का है, उसके बाद कम कौन है फ्रेंड्स, तो आपका 2 नंबर जामुनी का, उसके बाद में आपका बैगनी का है। बढ़ते हुए क्रम में कर रहा था ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59 नंबर सवाल देखिए, मैथमेटिक्स का है फ्रेंड्स, आपका साधारण ब्याज से है, आपका इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी मैथमेटिक्स का है, ठीक है, घन से क्वेश्चन है। आगे देखिए 61 नंबर सवाल को देखिए। 61 नंबर सवाल है कि वाक्य के पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। चलिए सबको पता होगा 61 का, इस तरह से भी कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो क्या होगा, जब वाक्य पूर्ण हो गया है तो कैसा लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा, अर्ध विराम लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग प्रत्यय से हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी का जो मैं पैकेज दिया हूँ उससे सब क्वेश्चन लड़ जाएगा। 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा फ्रेंड्स, अति। अति इसमें है आपका उपसर्ग होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग है शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो शब्द के बाद में, तो अत्यंत में हो जाएगा ये आपका फ्रेंड्स अति जोड़ंत। अगला सवाल को देखते हैं। अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा जाता है, तो नहीं कह रहा है फ्रेंड्स, तो 63 का कौन सा हो जाएगा। 63 का अद्वितीय तो है, आश्चर्यजनक भी है, ये भयानक, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही पता चल रहा है, ये आपका अद्भुत का भयानक है जो समानार्थी नहीं है, बाकी ये सब है। अगला सवाल देखिए, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, जो साइंस का मैं पैकेज दिया हूँ फ्रेंड्स क्रैश कोर्स में, देखिएगा ये सब टोटल क्वेश्चन आपको हूबहू मिलेगा। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो जो पढ़े होंगे वो उसमें देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया होगा। 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 1 पिको बराबर होता है 10 के पावर -12 ग्राम। तो इसका आपको सबको याद रखना पड़ेगा। फिर नैनो बराबर कितना होता है, तो ये आपका 10 के पावर 9 होता है, ठीक है। माइक्रो बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 6 होता है, ये सब याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 1 पिकोग्राम बराबर 10 के पावर कितना होता है फ्रेंड्स, तो 12 होता है। और ये 6 किसका होता है, तो माइक्रो बराबर होता है। नैनो बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 9 होता है। और 15 किसका होता है फ्रेंड्स, ये होता है फेमटो का। 1 फेमटो बराबर 10 के पावर इतना। तो ये सब याद करना पड़ेगा कुछ इंपॉर्टेंट। 65 नंबर सवाल को देखिए। 65 नंबर सवाल आपका है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है। 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 64 का तो आपका सी हो गया था फ्रेंड्स। 64 का करेक्ट आंसर सी। अब 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक अगर देखा जाए तो सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और सेलुलोज खास करके किस में होता है, वनस्पतियों में पाया जाता है। पादप कोशिका, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बना होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है सेलुलोज का। और काइटिन का शायद शैवाल का बना होता है, शैवाल का जो होता है बाहरी भित्ति जो काइटिन का होता है। लेकिन पादप का जो कोशिका भित्ति होता है, जो बाहरी आवरण होता है, किसका बना होता है, तो सेलुलोज का पाया जाता है। अब प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है, तो यही सेलुलोज है। अगला सवाल 66 को देखिए। काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स, तो क्या थोड़ा सा बोलने में हेजिटेशन हो रहा है, अब कंटिन्यू रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। 66 का देखें। 66 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव इसका करेक्ट आंसर का। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में किसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अगला है फ्रेंड्स आपका 67 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित तत्वों के उनके धात्विक गुण को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। धात्विक गुण को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन में पहले हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और फिर सिलिकॉन, फिर क्लोरीन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। मेक द निगेटिव ऑफ द गिवन सेंटेंस एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। 8 नंबर सवाल 68 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या है, ही इज़ योर फ्रेंड। इसका बनाना है क्या फ्रेंड्स, निगेटिव। तो 68 का करेक्ट है, ही इज़ नॉट योर इनेमी। मेक द निगेटिव ऑफ द गिवन सेंटेंस एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर दिया है कि ही इज़ योर फ्रेंड, तो क्या होगा
फ्रेंड है, तो इसका इस तरह से होगा, ही इज़ नॉट योर इनेमी, यानी कि आपका वो शत्रु नहीं, आपका ही दोस्त है। ठीक है, उलट करके बोला जा रहा है कि इसका निगेटिव है, तो यानी ही इज़ योर फ्रेंड है ना, या मेरा दोस्त है। ऐसे भी कह सकते हैं ही इज़ नॉट योर इनेमी, यानी आप आपका शत्रु नहीं है, यानी क्या है, आपका दोस्त है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए 69 नंबर सवाल को देखिए। 69 नंबर सवाल आपका है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा गया है। तो 69 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 180 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, कितना, 180 बराबर भागों में बांटा गया है। हड्डियों में फास्फोरस के रूप में पाया जाता है। चलिए इसका जवाब सबको पता होगा, क्या होता है फ्रेंड्स, तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। 71 नंबर सवाल को देखिए। 71 नंबर सवाल आपका है कि किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लवन बढ़ जाता है कि घट जाता है, क्या हुआ 71 का, तो ये होता है फ्रेंड्स, देखिए किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है पत्थर, उस पर उत्प्लावन, ठीक है, उत्प्लावन क्या होता है, एक समान रहता है, ना कि घटता है ना बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ नहीं होता है। तो किसी झील में एक पत्थर को फेंकिएगा तो जैसे जैसे वह जल में डूबता जाएगा, फिर तो ध्यान रखिएगा उसका क्या है, जो उत्प्लावन है, जो क्या रहेगा, एक समान रहेगा। 72 नंबर सवाल को देखिए। 72 नंबर सवाल आपका है, 72 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो करेक्ट आंसर चलिए सबको पता होगा फ्रेंड्स, टिहरी बांध है जो। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। 72 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है फ्रेंड्स, और इसका ऊंचाई कितना है, तो 260.5 मीटर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये जो टिहरी बांध है जो फ्रेंड्स, यह उत्तराखंड में भागीरथी एवं क्या है, भिलंगना नदियों के संगम पर बना हुआ है। खास करके आपको भागीरथी नदी याद रखिएगा, पूछा जाता है भागीरथी टिहरी बांध किस पे, तो भागीरथी नदी है। तो ये भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो विश्व में सबसे लंबा बांध है फ्रेंड्स, ठीक, हीराकुंड, जो आपका उड़ीसा में महानदी पर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो, एक कृत्रिम में सबसे चेन्नई है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम आर्टिफिशियल बंदरगाह है तो आपका चेन्नई हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे, इससे भी एक क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में आने वाला है। तो 74 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलाबी क्रांति का संबंध जो प्याज उत्पादन से फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। और आपका अंडा उत्पादन से भी क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, तो अंडा उत्पादन का हो जाता है रजत क्रांति, याद रखिएगा। अंडा उत्पादन हो जाएगा जो रजत क्रांति से है। उर्वरक का है जो भूरी क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्य से है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी को याद रखें, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 75 नंबर सवाल है। 75 नंबर सवाल आपका है, नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई थी। 75 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हुआ 24 जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर सवाल को देखते हैं। 76 नंबर सवाल को देखते हैं कि भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे की रचना कौन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सवाल नंबर आपका 76, सवाल नंबर 76 का जो करेक्ट आंसर है जो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये नरसिंह मेहता के द्वारा किया गया था। भजन है वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, नरसिंह मेहता के द्वारा रचना की गई थी। 77 नंबर सवाल को देखिए। 77 नंबर सवाल है, हम्पी नगर किन दो नदियों के घाटी के बीच स्थित है। तो 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के हम्पी है फ्रेंड्स। ठीक है, 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 78 नंबर सवाल आपका है। 78 नंबर सवाल आपका है कि चीन के शासकों द्वारा चीन का मशहूर दीवार बनाने का मूल उद्देश्य क्या था। तो 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आक्रमणकारियों से रक्षा करना। बहुत अच्छा सवाल है। चीन के साथ जो चीन का दीवार बनाया था तो उसकी इसलिए तो जो आक्रमणकारियों से रक्षा बचाव के लिए बनाया था। चलिए 79 नंबर सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भाषा में महावीर द्वारा अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया था। 79 का तो सबको पता है फ्रेंड्स, जैन धर्म बौद्ध धर्म का स्पेशल पैकेज दे चुका हूँ क्रैश कोर्स में फ्रेंड्स, उससे पढ़ लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर प्राकृतिक भाषा में, जबकि बुद्ध भगवान पाली भाषा में। 80 नंबर सवाल को देखते हैं। 80 नंबर सवाल है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आपको ट्रिक होगा फ्रेंड्स, गमछा झाड़ो मित्रों पर। तो 80 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा से नहीं गुजरता है। बाकी गमछा झाड़ो फिर सब गुजरात हो गया,
राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, त्रिपुरा, सब उसमें आता है। यानी ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 81 नंबर सवाल को देखिए। 81 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक अम्योत्तर है। तो 81 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर 82 डिग्री ये वाला हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर सवाल को देखिए। 82 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है। तो 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओसाका है। 83 नंबर सवाल को देखिए कि विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिक जनसंख्या वाले देश के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में है। सही है, अवरोही क्रम मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, आरोही एक अवरोही यानी घटते क्रम में कर रहा है। तो 83 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत, उसके बाद चीन, उसके बाद यूएसए, उसके बाद ब्राज़ील। 84 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 84 नंबर सवाल आपका है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। 84 का सब क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें फ्रेंड्स। 84 का करेक्ट है, ये लोकसभा के प्रति आपका उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा है जो क्या है संसद का निम्न सदन है फ्रेंड्स। राज्यसभा है जो क्या है फ्रेंड्स उच्च सदन है। तो मंत्री परिषद है जो आपका निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो चलिए इसका गेस करिए। तो 84 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 75 है। विधानसभा में विधान परिषद की संख्या कितनी है बिहार में, तो 75 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और विधानसभा के बात किया जाए तो 200 कितना है 43 है। लोकसभा के तो सभी को पता है फ्रेंड्स कितना है, उसमें 40 है। तो तीनों याद रखिएगा, विधान परिषद में 75, विधानसभा में 243 और लोकसभा में कितना है 40 है। 86 नंबर सवाल को देखिए। 86 नंबर सवाल आपका है निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो चलिए सबको पता हाल ही में इलेक्शन हुआ है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है। प्रश्नानुसार मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। प्रश्न के अनुसार, चूंकि यूपी का यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा। निम्नलिखित किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक, ऐसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा यूपी में सभी को पता होगा 80 होगा, लेकिन यूपी यहाँ पर नहीं दे तो उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चूँकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात ये सब, तो ये सबसे कंपेरिजन करिएगा फ्रेंड्स। तो इसमें से कंपेरिजन करिएगा तो मध्य प्रदेश में कितना है आपका, मध्य प्रदेश में 29 टोटल है, ठीक है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में कितना है 29 है। वहीं अगर जो आपका गुजरात की बात की जाए तो यहाँ पर लोकसभा की संख्या सीटों की संख्या कितना है 26 है। आंध्र प्रदेश में फ्रेंड्स, तो आंध्र प्रदेश में आपका सीटों की संख्या कितना पड़ता है, तो यहाँ पर आपका 25 है। और कर्नाटका है फ्रेंड्स, तो कर्नाटक में कितना पड़ता है, तो यहाँ पर 28 है। तो इस हिसाब से पूछ रहा था, सबका याद रहेगा तभी नहीं पकड़ पाइएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसमें देखिए आंध्र प्रदेश में 25 है और गुजरात में कितना है 26 है, कर्नाटक में 28 है, मध्य प्रदेश में कितना 29 है। तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश हुआ ना ऑप्शन के हिसाब से। अब याद रखिएगा पहला स्थान पर सबसे ज़्यादा है जो आपका यूपी में कितना है लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। दूसरा स्थान पर कौन पड़ता है फ्रेंड्स, तो आपका महाराष्ट्र पड़ता है, वहाँ 48 है। तीसरा स्थान पर पड़ता है आपका 42 पश्चिम बंगाल में फ्रेंड्स, और बिहार है जो आपका 40 सीट लेकर करके चौथा स्थान पर आता है। तो एक क्रम भी याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लोकसभा सीटों के बारे में। सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में, दूसरा स्थान पर आपका हो गया क्या फ्रेंड्स महाराष्ट्र में, तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल हो गया फ्रेंड्स, चौथा स्थान 40 बिहार। 87 नंबर सवाल को देखते हैं। 87 नंबर सवाल आपका है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 वर्ष का होगा। सभी लोग याद रखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। 88 नंबर सवाल आपका अंग्रेजी का टू गिव वेंट टू मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। 88 नंबर सवाल का इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 88 को हो जाएगा ये वाला एक्सप्रेस। टू गिव वेंट मीन्स क्या होता है, मतलब कि टू एक्सप्रेस करना यानी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, प्रकट करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 89 नंबर सवाल को देखिए। 89 नंबर सवाल आपका है कि द लैटिन वर्ड प्रीमा फेसी मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फर्स्ट साइट होता है, नहीं फर्स्ट साइट मतलब क्या होता है, प्रथम दृश्य जिसको भी कह सकते हैं, दृष्टा प्रथम बार जिसे देखते हैं एट फर्स्ट साइट। जैसे मॉर्निंग में जागते हैं तो जो दिखाई पड़ता है शुरू बार में, तो फर्स्ट साइट हुआ प्रथम दृश्य। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स लैटिन भाषा, इसका मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 का बी हो जाएगा। 90 नंबर सवाल को देखिए। 90 नंबर सवाल आपका है
एप्रिएंट illogicality sometimes turns out to be a futuristic projection. Identify the parts of a speech. The word of apprehened, इसका मतलब पास्ट ऑफ पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि क्या है, नाउन है कि वर्ब है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, ठीक है। तो 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, ये एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्या आता है? एडजेक्टिव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 91 को देखते हैं। 90 एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो 91 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए औरंगाबाद में। सभी को पता है एलोरा की गुफाएं कहाँ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था एलोरा की गुफाओं का, तो ये भी याद रखिएगा। 92 नंबर सवाल आपका है। 92 नंबर सवाल है थल सेना की उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी उधमपुर में है। चलिए अगला 93 नंबर सवाल को देखते हैं। 93 नंबर सवाल आपका है। 93 नंबर सवाल है सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होता है? देखिए एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और ये जो मैं हिंदी का पैकेज दिया हूँ उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। सूच और लाघव, गौरव, ठीक है फ्रेंड्स, उसका भी पूछा जाता है। तो सूक्ष्म क्या होता है? सूक्ष्म माने होता है छोटा और स्थूल माने क्या होता है? बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 93 का है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल को देखिए, एक क्वेश्चन पक्का आएगा फ्रेंड्स, बिहार पुलिस में कोई भी शिफ्ट में पूछे लेकिन जरूर पूछेगा। 94 नंबर सवाल को देखिए, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्यांश के लिए क्या एक शब्द है? अनेक। तो इसका क्या हो जाए? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता तो क्या होता है? अस्थिर हो जाएगा। क्या होगा? अस्थिर होगा कि अडिग होगा कि यायावर होगा? तो इसके लिए देखिए स्पेशल ये शब्द है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसके लिए एक शब्द बनाया गया, क्या है? यायावर, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे जंगल में लगने वाले आग को दावा नल कहते हैं, उसी तरह से अनेक शब्दों का एक शब्द है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसके लिए एक स्पेशल शब्द है यायावर। जैसे जंगल में आग लगने वाले को दावा नल कहते हैं, उसी तरह से इसका हो जाएगा। 95 निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? 95 का छाटिए आप लोग। आवश्यकता तो सही है, वाल्मीकि भी सही है, तात्कालिक भी सही है। नारायण, नारायण आपको लग रहा है फ्रेंड्स गलत है, नारायण नहीं होता है, में ये होता है, क्या होता है? नारायण होता है, नारायण, न कि नारायण होता है। तो देखिए इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है 96 नंबर सवाल है फ्रेंड्स। 96 नंबर सवाल आपका है कि मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है। 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या है? मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इसमें हो जाएगा अवंती। चलिए आपका है फ्रेंड्स, आपका 97 नंबर मैथमेटिक्स का है। आपका 2 खिलौने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी लाभ हानि से आपका दिया हुआ है। 97 का सोल्यूशन करिएगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा। वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आएगा। 13 × 65 66 बटा 13% आएगा 97 का, ये आएगा फ्रेंड्स। चलिए 98 नंबर है, ये आपका मैथमेटिक्स का है। तो 98 नंबर सवाल का, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा? 98 का। तो 98 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 21% की वृद्धि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल को देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी इतना औसत से क्वेश्चन इसी तरह से आपका मैथ रहेगा। तो 99 का औसत वाला है, तो इसका आइएगा देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल है मैथमेटिक्स से फ्रेंड्स। लास्ट सवाल 100 नंबर है। बाढ़ से डूबे वन का संबंध है? वान से डूबे वन का संबंध है कच्छ से, दलदल से, फेन से, अनूप से। तो 100 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या? अनूप से हो जाएगा, ठीक है। बाढ़ से डूबे वन, जिसको क्या कहते हैं? फ्लोडेड फॉरेस्ट कहते हैं, का संबंध अनूप से है, ठीक है फ्रेंड्स। अनूप क्या होता है? आर्द्र भूमियों में रुका हुआ जल अनूप कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बाढ़ से डूबे वन, जो बाढ़ में हमेशा वन डूबा रहता है उसको क्या कहते हैं? अनूप कहते हैं। अनूप का अर्थ क्या होता है? आर्द्र भूमि, नदियों के आसपास जो होता है फ्रेंड्स, ठीक है, रुका हुआ जल होता है उससे संबंधित है। तो अनूप इसका अलग टर्म है, याद रखिएगा। तो देखिए 100 सवाल था फ्रेंड्स, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट, एक बार मैं पुनः कहूँगा, जो कि क्रैश कोर्स नहीं खरीदें 150 रुपये में एक बार जरूर खरीदें। एग्जाम तक 20 से 21 ईयर क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा। अभी तत्काल 16-17 हज़ार क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसमें सब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो जो क्रैश कोर्स खरीदना चाहते हैं वो नंबर पर कॉल करें, 83 40 250 242 पर कॉल करें फ्रेंड्स। 150 रुपया फ़ोन पे करिएगा, आपका व्हाट्सएप पर सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हिंदी का स्पेशल पैकेज, साइंस का स्पेशल पैकेज, बिहार स्पेशल, जीके जीएस, ठीक है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर, बहुत सारा है फ्रेंड्स 150 रुपया में, ठीक है। तो चलिए आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, तभी मैं आप लोग को आगे वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।